नहीं सही है। इसका जूम चाहिए, जूम करके देख स्टार्ट में तो क्लिक कर दिया। किसी को डेटा भी टाइप ये ट्रांसफर करना है टाइप सी टेबल सही बस सही सही। ये वाला ना हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चुप कर दो यार। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ये पढ़ रहे हैं इस ट्रांसमिशन के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन है किस चीज की, ये भी सारों को पता है, ये डाटा की है। अब ये जो डाटा होता है ना, ये मुख्तलिफ तरह का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, उसके अंदर डाटा एनालॉग की फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे किस तरह का डाटा चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एक पॉइंट होता है एंट्री का, एक पॉइंट होता है एग्जिट का। मजे की बात है, एंट्री के पॉइंट को टेक्निकली हम लोग रिसीवर का एंड बोलते हैं, रिसीवर का एंड। ठीक है, और एग्जिट के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, सॉरी इसको सेंडर का एंड बोलते हैं, क्योंकि एंट्री होती है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, सेंटर का पॉइंट है ये एंट्री पॉइंट। सेंटर हमेशा एंट्री कर रहा होता है डाटा की, सेंटर हमेशा एंट्री कर रहा होता है डाटा की, और जो रिसीवर है ना वो रिसीव कर रहा होता है। इसका मतलब है एंटर होने के बाद डाटा पहली तरफ से बाहर निकल रहा है, तो जो जिस दरवाजे से डाटा ने बाहर जाना है ना, उस दरवाजे को हम कहेंगे कि वो पहले तो रिसीव करेगा ना, तो रिसीवर एंड के हाथ में रहता है। ठीक है, वहां से ये डाटा बाहर को जाता रहता है। अब ना हम लोगों ने बहुत सारी एंट्री और एग्जिट पोजीशन पर ना बहुत सारी स्कीम्स को पढ़ा था। ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जो स्कीम्स है ना, ये बेसिकली हमें सहूलत पहुंचाती होती हैं, डाटा को सही तरीके से सेंड करने के लिए भी सहूलत देती है और रिसीव करने के लिए भी सहूलत देती है। सहूलत का मतलब क्या होता है, ईज प्रोवाइड करती है, मैं यूं कह सकता हूँ। ठीक है, इजी वे बताती है बेसिकली। ठीक है, अब उस इजी वे के अंदर ना वो पहले से ही बता देती है कि भाई अगर ये स्कीम लगाओगे तो उसके ये एडवांटेजेस हैं, ये स्कीम लगाओगे तो उसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये सारी हर स्कीम की अपनी अपनी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो बता लाजमी देती है पहले से ही कि भाई ये लगाओगे तो इसका ये फायदा, ये नुकसान है, ये फायदा, ये नुकसान है। ये जो स्कीम है ना, ये डिपेंड कर रही होती हैं, टोटली डिपेंड कर रही होती हैं कि डाटा किस फॉर्म का है। समझे बात? हमने ये पढ़ा हुआ है कि डाटा एनालॉग भी हो सकता है और डाटा डिजिटल भी हो सकता है। अब इस डाटा के हिसाब से हम लोगों ने देखना है कि हमने जो ट्रांसमिशन करवानी है, जो हमने ट्रांसमिशन करवानी है, ये जो डाटा की ट्रांसमिशन करवानी है, ये हम लोगों ने किस मकसद के लिए करवानी है। मकसद ये होता है कि कम्युनिकेशन करवानी होती है, कम्युनिकेशन का मकसद होता है, ये टारगेट होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन का टारगेट ये होता है कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो लॉन्ग तरीके से, लॉन्ग डिस्टेंस पर हमने करवानी है, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस पर करवानी है। ये सारी बातें ना तुम लोगों को पता है, और इंटरकनेक्शन इनके पता होना चाहिए। सही है, असल चीज क्या है, ट्रांसमिशन करवानी है। किस चीज की करवानी है, डाटा की करवानी है। डाटा कितने तरह का होता है, एनालॉग और डिजिटल फॉर्म का डाटा होता है। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल फॉर्म के डाटा को ट्रांसमिट करवाने का मकसद क्या है, क्यों करवा रहे हैं हम, ताकि कम्युनिकेशन हो सके। कम्युनिकेशन भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करवानी है या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए करवानी है, ये बेसिक नॉलेज है। इस बेसिक नॉलेज का अगर तो पता होगा ना सारे बच्चों को, तो फिर वो सही स्कीम को चूज कर सकेगा, वरना नहीं चूज कर सकेगा। स्कीम तो बहुत सारी हैं, हर स्कीम की अपनी अपनी अच्छी और बुरी बात है। सही है,
तो जब तक ये बैकग्राउंड नॉलेज नहीं पता होगा ना कि यार हम करने क्यों जा रहे हैं, मकसद क्या है, समझने की बात की टारगेट क्या है, तब तक हम स्कीम्स नहीं लगा सकते। ठीक है नॉलेज इसका भी होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ये नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज। तो बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो तभी जाकर हम ये अच्छे वाली स्कीम्स को चूज कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी हमने स्कीम्स पढ़ी है ना, वो बहुत सारी पढ़ी है वैसे तो, सही है। उसमें ये होती थी कि हम लोगों ने डिजिटल टू डिजिटल नहीं पढ़ी, हमने डिजिटल टू एनालॉग पढ़ी है, या फिर एनालॉग टू डिजिटल पढ़ी है, या फिर आज हम पढ़ेंगे कुछ उसको हम एनालॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्डिंग में हम यूं कह सकते हैं कि A to D या फिर D to A कन्वर्जन हो रही है बेसिकली। A to D या D to A कन्वर्जन हो रही है। क्यों कन्वर्जन हो रही है? क्योंकि हम स्मार्ट वे के थ्रू, स्मार्ट वे से डाटा को ट्रांसमिट करवा सकें। क्यों करवा सकें? ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। टारगेट क्या है? टारगेट है कम्युनिकेशन का, है ना मुझे की बात, कनेक्शन बन गया सारा का सारा। अच्छा, अब जो हमने टाइप ऑफ स्कीम्स पढ़ी हैं वो बहुत सारी हैं, हर एक के बारे में आपको पता है। फर्स्ट कर लेते हैं, पहला था फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन की स्कीम थी, फिर थी डेल्टा मॉड्यूलेशन थी, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड शिफ्ट स्कीम थी, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट स्कीम थी, फिर उसके बाद फेज शिफ्ट स्कीम थी। समझे बात की? अच्छा, हर एक की अपनी अपनी खसूसियत है। जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था वो इनको स्टार्ट किया हुआ था बेसिकली। ठीक है, इसमें ये फोकस था, इसमें ये टारगेट था कि हमने डाटा जो था ना वो एनालॉग की फॉर्म में चूज किया हुआ था, एनालॉग की फॉर्म में डाटा चूज किया हुआ था, और उसी एनालॉग की फॉर्म की डाटा की जो सिलेक्शन की हुई है उसको किस अच्छे तरीके से हम भेज सकते हैं वो हमने पढ़ा था। समझिए बात, अब तक ये पढ़ा था। तो अब ना हमने जो इसी 5th चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ना है ना, वो इसी की एडवांस फॉर्म है। उसको भी मैं बहुत दफा पहले भी डिस्कशन में लाया हूँ, मैं उसको अब फिर बता देता हूँ। इन्हीं के एडवांस फॉर्म्स क्या हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम दे दिया है, सही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये शिफ्ट का खाता खत्म कर दिया उन्होंने, सिंपल ही बता दिया है, बहुत आसान है, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बल्कि इस तरह की बातों को मैंने पहले भी बहुत सारे तरीकों से समझाया बताया हुआ है आप सारों को। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फिर है फेज मॉड्यूलेशन है। ठीक है, इन सारों के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को, फिर हम लोग इन स्लाइड्स के ऊपर चले जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से होता रहता है। तो पहले ना इसको डिस्कस करते हैं, पहले वाले को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर होता क्या है। AM के अंदर पता है किसी को इसके बारे में? AM पहले तो ये पता होना चाहिए कि A से क्या बनता है? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई सिग्नल है ना, उस सिग्नल में ये साइकिल है और इसकी पीक वैल्यूज के अंदर उतार चढ़ाव अगर पैदा हो रहा है ना, अप्स एंड डाउन क्रिएट हो रही हैं, और वो अप्स एंड डाउन में सादे अल्फाज में कहूं तो अगर वो वर्टिकली हो रही हैं, वर्टिकल एक्सिस में उतार चढ़ाव हो रही हैं, उतार चढ़ाव को मैं ना डेल्टा का नाम दे देता हूँ, डेल्टा। और ये डेल्टा बेसिकली क्या बता रहा होता है? चेंज को बता रहा होता है। अगर ये वर्टिकली वैल्यूज में चेंजेस आ रही है ना, और उससे रिलेटेड हमने सिग्नल को संभाल के भेजना है, सेंटर से भेजना है रिसीवर पे, तो फिर हम कह सकेंगे कि ये जो सारा तौर तरीका होगा ना, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का तौर तरीका होगा। समझिए बात की? अब वो कैसे होगा? आप फर्ज कर लें हमारे पास ना एक सिग्नल है, वो इनपुट सिग्नल है, ऐसे इनपुट सिग्नल है, समझिए बात की। और साथ में ना हम इसमें एक खास किस्म के एम्पलीट्यूड का सिग्नल बीच में मैच कर रहे हैं का मतलब मिक्स कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका मैसेज है लेटर की फॉर्म में, और ये आपके पास इनवेलप है। समझिए बात की? अब इसने इसको लपेटना है, समझ लें वो किस सेंस में लपेटेगा, किस तौर तरीके से लपेटेगा, उस तौर तरीके को हम लोग फाइनल सिग्नल की शेप में देखते हैं। जो ट्रेंड्स इस मैसेज सिग्नल्स में है ना, ये तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन बनाया है, मैं फर्ज कर लेता हूँ ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो इस तरीके से आया हुआ है, इस तरीके से यूं है, फिर यूं है। जैसे फर्ज कर लो मैं बोल रहा हूँ और मेरी कहीं आवाज ज्यादा होती है, कभी कम हो जाती है, सही है।
अब जब ये इसके साथ मिक्स होगा ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्कीम के तहत, तो आप यूं कह लो कि ये सिग्नल यूं इस तरह से होगा, ये पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ज्यादा बनाना था वो करके। आप अगर गौर करो ना, मेरे पास दो मल्टी कलर के पोर्शन नहीं है, तो मैं यूं कह सकता हूँ एक के ऊपर वाला गलाफ है, गलाफ में कहता हूँ, सही है, और उसके अंदर एक्चुअली मैसेज है जो जा रहा है, समझे बात की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों सिग्नल्स की मिक्सिंग से जो एंड रिजल्ट मेरे पास मिला है ना, वो ये वाला मिला है। ठीक है, इस एंड रिजल्ट को मैं कहूँगा कि इनकी स्कीम के तहत बेसिकली हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्कीम के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तो तुम लोगों को इस जैसा सिग्नल किसी और स्कीम के अंदर दिखा था भला? यस सर। वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीम के अंदर दिखा था, लेकिन उस एम्पलीट्यूड ऐसे ही है या कोई और किसी और में भी देखा था? शिफ्ट कीम के अंदर मैंने क्या बताया था कि वो जो सिग्नल है वो तब तक तो दिखेगा जब तक हाई आ रहा है, फिर जब जीरो हो जाएगा तो वो बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इसमें स्टैटिक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को आप मिनिमम पोर्शन कह सकते हैं। हाँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं या मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसमें ना ज्यादातर हमारा फोकस इस एम्पलीट्यूड के ऊपर होगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिस्कशन करेंगे ना, इसके डिस्कशन के अंदर ज्यादातर फोकस आपने रखना किस पर है, वाई एक्सिस की वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, आना लाजमी चाहिए चेंज, माइनर या मेजर, समझिए बात। माइनर का मतलब है जरा सा, मेजर बड़ा सारा। तो बड़ा सारा जब चेंज आएगा तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया वो बड़ा सारा चेंज इस वाले पोर्शन में, जब माइनर चेंज आएगा इस वाले में चेंज नोटिस किया। ये हो कैसे रहा है, ये इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया, इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया, दोनों ने एक दूसरे का बिहेवियर नोटिस किया है और एट द एंड एक एंड रिजल्ट प्रोडक्ट निकाल दिया है, वेव फॉर्म का सिग्नल निकाल दिया। अच्छा, ये कौन सी ऐसी बला है जो ऐसा कुछ कर रही होती है, उस बला को हम लोग सर्किट का नाम देते हैं। ये सर्किट होता है, एक मॉड्यूल होता है, जैसे मोबाइल है, इसके अंदर भी सर्किट है, कोई भी ले लो प्रोडक्ट, ये मल्टीमीडिया है, लैपटॉप है, सर्किट बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे पड़े होते हैं, उन कंपोनेंट्स की तरतीब होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे, ये सारा पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, सही है ना। उन स्पेसिफिक सर्किट के कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट को देखते हुए, सही है ना, इस तरह के मॉड्यूल्स बनते रहते हैं जो स्पेसिफिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का काम करके दे देते होते हैं। एक तरफ से हम ये वाला सिग्नल देंगे उसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर मैसेज सिग्नल है, ये वाला सिग्नल जो है ना उसके अंदर से जनरेट हो रहा होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे किसी खास कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट्स के तहत, समझ आ गई बात की। जब वो इंटरेक्ट होंगे तो फिर एट द एंड उनका कोई आउटपुट निकलेगी, कोई रिजल्ट निकलेगा, वो आउटपुट रिजल्टेंट इस तरह की फॉर्म में आएगा, सही है। ये एक्चुअली में हम ऐसी ज़बानी कलामी बातें नहीं कर रहे होते, ये होता ही होता है, जो भी दुकान के अंदर से हम जाते हैं, ये परचेज करते हैं ना, तो टेस्टिंग होती रहती है, या जो बनाने वाले होते हैं मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री वाले, वो पहले टेस्टिंग करते हैं फिर मार्केट में भेजते हैं। वो इस तरह के मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को उस मॉड्यूल के अंदर थ्रो करते हैं, भेजते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो फिर एक मशीन होती है, आपने भी देखी होगी फिजिक्स के अंदर, वो लैब के अंदर पड़ी थी, ऑक्सीलोस्कोप होती है, उसको ऑक्सीलोस्कोप बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीलोस्कोप फिर आउटपुट पर जो रिजल्ट मिल रहा होता है इसी सर्किट बोर्ड के अंदर से वो उसको प्लॉट कर देती है। तो उसी प्लॉटिंग के अकॉर्डिंगली हम ये फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ, जो हमने मॉड्यूल जिन जिन छोटे छोटे सर्किट्स कंपोनेंट्स के की कॉम्बिनेशन से बनाया है ना, वो सही काम कर रहा है। समझ में आ गई बात थी। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एम्पलीट्यूड वाइज मॉड्यूलेट करके एंटीना से रिसीवर तक को रिसीवर तक भेजते होते हैं। समझ में आ गई बात की। तो बस ये मोटी मोटी बातें ये याद रखनी है आप लोगों ने, यार एक मैसेज सिग्नल होता है, वो किसी भी एम्पलीट्यूड में वेरिएटेड फॉर्म का सिग्नल होता है, एम्पलीट्यूड में वेरिएटेड फॉर्म का सिग्नल होता है, वो किसी सिग्नल के साथ अटैच होगा, ये सिग्नल सर्किट के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा होता है, आप लोग के दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद एक आउटपुट सिग्नल जनरेट कर देंगे। उस आउटपुट सिग्नल की पहचान ये होगी, इनके स्पेसिफिक नाम भी हैं, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, ये कैरियर सिग्नल होता है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, TED आता है, ठीक है। ये खास खास किस्म की टर्मिनोलॉजीज
हम स्लाइड्स और बुक्स के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बनाने वाली बातें हैं ना वो ये 2-3 है जो मैंने आपको बताई हैं, ये इस तरह से। अच्छा, जो आउटपुट सिग्नल में नोटिसेबल चीज है वो क्या है, एक तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अभी मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई दिखता है ऐसा, मिलता जुलता हो सकता है, दिखता हो, वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीन ही है। और मैंने ये बात पढ़ाते हुए बताई थी, ये जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीन है, ये वाले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इनकी एडवांस वर्जन, एडवांस फॉर्म की वाली कहलाती रहती हैं। और ये बात थी, उसमें क्या होता था कि हम एक एम्पलीट्यूड में शिफ्टिंग लाते थे, लेकिन फिर आगे जब जीरो सिग्नल रिसीव करते थे, जीरो एम्पलीट्यूड आता था या जीरो बिट आती थी, तब वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता था सिग्नल, सही है। फिर इसी तरह बढ़ जाता था, फिर वो डिपेंड करता था कि बिट्स किस तरह से आ रही हैं। अब देखा जाए तो हमने वो ये इस तरह की कन्वर्जन को हम ये भी कहते हैं कि ये जो हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं बेसिकली एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, समझिएगा, एनालॉग टू एनालॉग। और जो मैंने ये वाली कन्वर्जन पढ़ाई थी ये क्या था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन थी। अच्छा, ये वाली जो सी मॉड्यूलेशंस होती हैं, ये नॉर्मली वहां पर इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं जहां पर सिग्नल हमें वीक रिसीव हो रहा हो। एनालॉग सिग्नल है वो हमें वीक रिसीव हो रहा है, कमजोर है, ताकत नहीं है, लेकिन हमने उसको भेजना और भी दूर दराज रास्ते पर है, तो हम रास्ते में ना बूस्टर्स लगाते हैं, आपको भी पता होगा, रिपीटर्स लगाते हैं, ये पता है ना इस चीज का। तो वो क्या करते हैं, उसे वीक सिग्नल को लेते हैं, उसके साथ में मिक्सअप करते हैं, उसको थोड़ा सा ताकतवर बनाते हैं, ताकतवर बना के उसको फिर दोबारा रिपीट करके बूस्ट करके फिर दोबारा थ्रो कर देते हैं, समझे बात की, ताकि ज्यादा दूर दराज तक वो जाके रिसीवर तक पहुंच जाए। तो फिर जब डिमोड्यूलेशन होगी तो अंडरस्टूड की बात है, वो जैसा तैसा करके सिग्नल मिला था, उसमें से जो गिलाफ चढ़ा हुआ हिस्सा था, इसको इसी खास फिल्टर के सर्किट से गुजारेंगे, वो फिल्टर सर्किट उसको कट कर देगा, रिमूव कर देगा, और जो एक्चुअल मैसेज सिग्नल है वो रिसीव कर लेगा, और वो फिर स्पीकर तक जाकर पहुंच जाएगा, उसको सुन लेगा। समझ में आ गई ना बात? ये है ना, ये मैंने बताया था है। नहीं, ये एक सिग्नल ये होता है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, ठीक है, ये इसको कैरी करके जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ाया था कि एक खत का लिफाफा है, वो ना एक पोस्टमैन लेकर जा रहा होता है। अब जो पोस्टमैन है उसने उसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक लेकर जाना होता है, ठीक है, तो वो जो रास्ते में उसको पिक करके जा रहा होता है, वो कैरियर के ऊपर रख के जा रहा होता है। पुराने दौरों में साइकिल हुआ करते थे उसके लिए, तो समझ लो ये वो काम कर रहा है बेसिकली, ये वो है जो एक्चुअल है, ये दोनों मिलकर ही जा रहे हैं ना किसी रास्ते एंड तक, तो ये एट दी एंड उसको ये मिलेगा, बंदा भी मिलेगा, उसके बाद में टाटा बाय बाय हाइड्रोल करके पहुंचेगा, और असल चीज वो भी कर लेगा, फिर उसको इनवैल्व को ओपन करेगा, फिर पड़ेगा। तो इस तरीके का चक्कर है। और ये बात मैंने अभी बताई है, बेसिकली ये बात मैंने अभी बताई है, हम इनपुट दे रहे हैं ये वाली चीज को, ये चीज बेसिकली हम लोग इंड्यूस कर रहे होते हैं, समझे बात की, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके फिर बाद में इस चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, समझे बात की, प्रोड्यूस क्या जनरेट है, सही है। तो ये सारी कहानी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। इसमें और इसमें कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैंने बात छेड़ी थी, वो क्या थी कि इसके अंदर शिफ्टिंग के दौरान, अच्छा एक तो इसमें ये डिफरेंस बताया था मैंने कि ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करके दे रहा होता है, ये वाली स्कीम है, ये स्कीम जितनी भी है ना, डिजिटल डाटा लेती है 1001 की फॉर्म की स्ट्रीम लेती है, उस स्ट्रीम को फिर ये कन्वर्ट करती है किसी खास एनालॉग पैटर्न में, ठीक है, वो स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो कन्वर्जन होती रहती है, पता है ना इस बात का, मैंने पिछली क्लास में बताया था उसके मुताबिक। तो इसको हम डायरेक्टली कह देते होते हैं कि यार हाँ ये वो मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, जबकि ये वाली जो होती हैं ये सिग्नल्स, मैंने अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है, सिग्नल आपने भेज दिया बहुत दूर तक, फर्क कर लेते हैं इसी कंप्यूटर के थ्रू इस जगह से, इस सर्किट से गुजर के निकला है, वो जनरेट होकर निकला इस स्कीम के तहत है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर से, कंप्यूटर के अंदर से किसी खास मीडियम के थ्रू वो गुजर गया है, मीडियम भी बेचारा ऐसा था कि उसने बीच में उसको वीक कर दिया, अब मीडियम के दरमियान में ना हमने ये वाले सर्किट्स लगा देने होते हैं, ये सर्किट क्या करते हैं, इसी तरह के टूटे फूटे सिग्नल को पकड़ेंगे, फर्स्ट कर लो इससे भी डल सिग्नल है कहीं पर, मतलब कि ना जीरो एम्पलीट्यूड भी है, डायरेक्ट शिफ्टिंग के थ्रू है, अब ये वाला उसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, तो जो उसका जीरो था उसको वो थोड़े से इतने लेवल तक लेकर आ जाएगा, और जो वो उसका थोड़ा सा फर्स्ट कर लो
यहाँ से जो सिग्नल जनरेट हुआ था ना वो 5 एम्पलीट्यूड का था, एम्पलीट्यूड का शिफ्ट कीइंग के थ्रू, सही है। तो यहाँ पर जब रास्ते में रिपीटर ने या बूस्टर ने इसको रिसीव किया, वो फर्ज कर लो 2.5 एम्पलीट्यूड का सिग्नल है। अब इसने आधा रास्ता भी नहीं तय किया, अंडरस्टूड सी बात है, वो आगे बाकी के आधे से ज्यादा रास्ते पे जाने से पहले एक बार मुक जाएगा। तो हमें लाजमी तौर पर बीच में ऐसे सर्किट्स लगाने होते हैं जो सिग्नल को बूस्ट करते हैं। अब वो हमें देखना होता है कि वो सिग्नल कौन से किस तरीके, हमने ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे भेज रहे हैं तो फिर हमने इन सारी स्कीम्स में से इसी से मिलती जुलती जो स्कीम है मॉड्यूलेशन की वो उठानी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्कीम। उस स्कीम को जब हमने सिग्नल रिसीव किया वो इनपुट सिग्नल कंसिडर होगा, उस इनपुट सिग्नल के साथ ये वाला सिग्नल सर्किट ने बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ इन दोनों ने एक खास सर्किट के अंदर से गुजर के कॉम्बिनेशन जनरेट की, कॉम्बिनेशन जनरेट करके इस तरह के सिग्नल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट कर देना है, और ये सिग्नल फिर क्या होगा रिसीवर्स तक चला जाएगा। समझ में आ गई कहानी सर? मुश्किल तो नहीं है ना? मुंह क्यों बनाया है? रिलैक्स हो जाओ। यस सर, हाँ सर समझ आ गई है, सही है। एक दो बच्चियां तो बस ऐसे याद नहीं है, थोड़ा सा नींद पूरी करके आया करो क्लास में। थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि नींद आने लग जाए। इसको जरा कोनी कोनी मार दिया करो। आसपास वालों को ना थोड़ा सा मिनट बात में दिया करो, इतना भी नहीं भाई इतना होना होता है। आगे वाले कुछ हैं ऐसे तो चलो हमारा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो होता है पता ना, वो सीरियस होकर बैठा होता है, लेकिन वो 2-4 ही बीच में सीरियस होकर बैठे होते हैं, बाकी बच्चे बीच में झूले ले रहे होते हैं कि बस सारा लगे पड़ा है स्कूल से, हम भी उसको तुम्हें देख नहीं रहा। मुझे तो पता चल रहा होता है बीच में, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं। तो इस वजह से ना अपने आजू बाजू ख्याल क्या करो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर भी यही चक्कर होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कौन बताएगा मुझे? ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है इसका कनेक्शन बेसिकली इसके साथ होता रहता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के साथ होता रहता है। तो क्या डिफरेंस क्या होगा भला? कौन कौन को बता? कैसे फ्रीक्वेंसी पे हैं? अब चलो ये कोई सिग्नल है ऐसे, इनपुट सिग्नल है, इसमें किसी खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो किस तरीके का आएगा? फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूल, इसको मैंने कह दिया नाम डिफरेंट दे दिया, इसके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नाम दे दिया, और ये कैरियर सिग्नल का नाम दे दिया। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे तो फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल ईडी सिग्नल जनरेट कर देंगे, और इस सिग्नल में एग्जैक्टली वही फीचर्स होंगे जो हमने इसके अंदर पढ़े थे। वो क्या फीचर्स थे कि फ्रीक्वेंसी कभी जब लो हो जाएगी, अच्छा अब इसको ये सेंस कैसे करेगा? उसमें तो प्रॉपर्ली 0-1 की बिट्स हुआ करती थी ना, इसमें वो अपना एक बेसिक सा आइडिया बना लेगा कि ये 0 है और ये 1 है। मैं सपोज कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, एग्जैक्टली हम लोग पढ़ लेते हैं। जब ये आया तो 1 है तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेगा। अब इस चीज को समझने के लिए तुम लोगों को इस फ्रीक्वेंसी का भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने सिंपल वे में 1/t पढ़ा था, या t = 1/f। ये जितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक टाइम पर आया करेंगे ना उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल किसी एक सेकंड में नॉर्मली आ रहे थे उससे अगर वो बढ़ गए हुए हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये कोई सिग्नल बीच में इसके एंटर हुआ है, उसने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, इसकी वजह से नॉर्मल सिग्नल में ये जो साइकिल्स है ना ये बढ़ गए हुए हैं। जब वो फर्क कर लेते हैं इस पोर्शन पे आएगा, 0 वाले पोर्शन पर आएगा, अच्छा ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सेंस करेगा कि भाई मुझे किस तरह आउटपुट पर बिहेवियर देना चाहिए, तो वो देखेगा कि भाई ये तो लो है रिजल्ट, लो रिजल्ट है तो वो फिर नॉर्मल बिहेवियर देगा, फास्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करेगा ऐसे। अब इसमें देखो इससे इस टाइम के अंदर 0 से फर्स्ट कर लेते हैं, टी टाइम के अंदर 2 साइकिल आ गई या 1.5 साइकिल आ गए। तो जबकि जो ये वाला है जब 0 है तो उसमें वो कितना साइकिल है? आधा साइकिल है। साइकिल का मतलब पता है ना किसको है? ये वाला है, ये कंजक्टिव क्रस्ट और ड्रफ्ट को जब कंबाइन करते हैं तो वो एक साइकिल बनता है। तो आप खुद देख लो जब 0 आया इसको मैं 0 कंसीडर करता हूँ बिट, और ये मैं 1 कंसीडर करता हूँ बिट। ये मैंने कैसे कंसीडर कर ली अपने तौर पर? ये मैंने ये सपोज किया है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीन इसके ऊपर लगा था, उस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीन के थ्रू बहुत सारा रास्ता तय करने के बाद सिग्नल जो था ना वो थोड़ा सा वीक हो गया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को ऐसे नहीं
सर्किट एक मॉड्यूल के अंदर से गुजारेंगे, उस सर्किट के अंदर डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, अलार्म आगे पीछे ऊपर नीचे लगे पड़े हैं किसी खास तरतीब से, वो उनको आपस में अपने हिसाब से आगे पीछे करेंगे। मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, इस सिग्नल को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करके खिचड़ी पका के इस सिग्नल के साथ, तो फिर आउटपुट पर ये सिग्नल दे देंगे। समझ में आएगा आपकी? ये सिग्नल क्या बता रहा है? ये सिग्नल बता रहा है कि भाई जब 1 आया था ना तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज हो गई है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के मॉड्यूल के अंदर से ऐसा रिस्पांस मिला है। जब सिग्नल लो था, 0 था, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करके कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो वो फिर ये वाला रिस्पांस दे देगा। फिर जब 1 बिट आएगी तो फिर दोबारा वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बढ़ा देगा, फिर वो कम कर देगा, इस तरह कर देगा, फिर अच्छा इसमें काम की बात ये है, नोटिस आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे करना है, नंबर ऑफ साइकिल्स की ड्यूरेशन को उसको नोटिस करना है, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है उसको नहीं फोकस करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये किसी खास जगह पर इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मैंने बताया है कि जब भी कभी फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ करनी होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर डाटा को ट्रेवल करवाना है, लेकिन परफेक्ट नॉइजलेस सिग्नल रिसीव होना चाहिए। तो जब भी कभी इस तरह की सूरत हाल बने ना कि हमने थोड़े डिस्टेंस के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है या वायर्ड कम्युनिकेशन करनी है, तो और एनालॉग टू एनालॉग की मतलब कन्वर्जन करनी है या डाटा को सेंड करना है, तो फिर हम ये फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की स्कीम को चूज करेंगे। और ये क्या किस तरीके से चला रहा होता है सिस्टम, वो मैंने टोपोलॉजी के लिए समझा दी है। समझ में आ गई बात की? इसके बाद फेज मॉड्यूलेशन है, वो भी इसी की तरह ही है जैसे मैंने समझाया। बहरहाल ये जैसे मैंने शिफ्ट अपना फेज शिफ्ट स्कीम के बारे में समझाया था, इसमें क्या होता था, पहले तो मैंने इसको समझाने से के लिए तुम लोगों को बताया था कि इस फेज के कॉन्सेप्ट को समझ के बताओ, तो पता नहीं तुम लोगों के सेक्शन में या दूसरे सेक्शन में मैंने ये बताया था, नहीं तुम लोगों को भी बताया था कि ये वाला जो फेज का एंगल होता है ना, ये यहाँ से हम मेजर करते हैं, तो ये ओरिजिन से जब स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि ये 0 फेज एंगल पर है। समझ आई बात? इस बारे में तुम लोगों को पता है। और अगर फर्ज कर लेते हैं मैं यहाँ पर शुरू कर देता हूँ, ये 90 होता है, अगर मैं यहाँ पर शुरू कर देता हूँ 180 होता है, ये सारा पता है 270। तो एक्चुअल ओरिजिन लाइन से या ओरिजिन पॉइंट से जितना जितना हम पीछे को आते जाएंगे ना, उतना उतना फेज के अंदर शिफ्ट क्रिएट होता जाएगा। समझ में आ गई बात की? और ये शिफ्ट जो सा क्रिएट होता है, ये हमेशा जब भी 0 से 1 या 1 से 0 बिट आती है तब ये शिफ्ट क्रिएट होता रहता है। समझ में आ गई? जब हम डाटा की स्ट्रीम को 0 से 0 1 1 0 की तरफ शिफ्ट लाते हैं ना, मतलब डाटा या 0 से 1 की तरफ जा रहा है या 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो फिर ये शिफ्टिंग टेक प्लेस होती है। अब शिफ्टिंग ये मैंने तुम लोगों के इसी में लगाया था कि जब फर्स्ट कर लेते हैं 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो फिर कितना डिग्री शिफ्टिंग आती है, 180 या 0 डिग्री। जब 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो फिर 180। ये चीज मेमोराइज करने वाली है, ये हम भी कभी कभी भूल जाते हैं क्योंकि बूढ़े हो गए ना, इतना डाटा पता नहीं है, तो ये चीज तुम लोगों ने मेमोराइज करनी है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना, जो सिग्नल है ना, वो हमारे पास ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आगे पीछे करेगा डिपेंडिंग अपॉन दीस बिट्स। हमने बात की अपने इनिशियल पॉइंट को आगे या पीछे करेगा। अब वो इनिशियल पॉइंट कैसे हमने अज्यूम करना है, वो अज्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना होता है, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली हमने क्या इनिशियल पॉइंट कंसीडर करना होता है। समझ आ गया? तो जो ये फेज शिफ्ट में कहानी मैंने तुम लोगों को यहाँ पर समझाई थी, वही की वही फेज मॉड्यूलेशन के अंदर होती रहती है, इसमें भी फेज में शिफ्ट आता रहता है। बस आपने याद ये रखना है कि ये वाली जो स्कीम्स है ना, ये वाली जो मैंने आज पढ़ाई है आपको 5वें चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन के अंदर जो ये स्कीम्स पढ़ाई हैं, ये नॉर्मली एनालॉग टू एनालॉग की कन्वर्जन के अंदर इस्तेमाल होती है, एनालॉग टू एनालॉग। और ये चीजें मशीन कर लें कि एनालॉग टू एनालॉग की क्या जरूरत है। जब भी कभी हमें फुल एनर्जाइज हुआ सिग्नल रिसीव करना है ना, तो फिर हम लोग नॉर्मली इन स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि खासतौर पर रास्ते में रिपीटर बूस्टर्स के तौर पर ये क्या काम करता है, ये बूस्ट करके सिग्नल को फुल एनर्जाइज करके रिसीवर तक पहुंचाता है। अच्छा, अब ये क्या जरूरत पेश है ये स्कीम को यूज करने के लिए, इसकी क्या जरूरत पेश है, तो इसका ये जवाब है कि भाई जब रिसीवर ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से होते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करते जाते हैं। कंपोनेंट्स है ना, फ्रेश चीज मार्केट से लाओगे वो आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देगी। मैं इस मल्टीमीडिया की बात कर लेता हूँ,
जब ये नया नया आया था ना तो हम सामने खड़े थे तो हमारी आंखें नहीं खुलती थी क्योंकि इतनी ज्यादा ब्राइटनेस होती थी उसके बल्ब की। लेकिन है तो वही सर्किट ही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने अपने वर्किंग 100% से रिड्यूस करते करते नीचे 70-80% तक ले आए हैं। तो ये जो रिसीवर्स होते हैं ना बाद का तो ये वंस लगते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर कोई शय लगी हुई है ना किसी खास डिस्टेंस पर और फासले पर तो फिर वो बार बार नहीं चेंज होती रहती। फिर हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि 60 फीट के टॉवर के ऊपर चढ़ के हम वो चेंज करें रिसीवर का मॉड्यूल या सेंडर का मॉड्यूल, हम रास्ते में ना एक एक्स्ट्रा बूस्टर लगा देते हैं जो उसके सिग्नल को कैच करके फर्दर बूस्ट अप करके फिर आगे को भेज देता होता है। समझ में आ रही बात की? तो इस वजह से ताकि काम चलता रहे जैसे चल रहा है, अदरवाइज बड़ा मसला होता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर समझ में आ गई सारी बातें, कोई कंफ्यूजन अगर पूछें? नहीं, इस पे मैंने आपको कहा है हमने फोकस ज्यादातर सिर्फ फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग पे करना है। हो सकता है लेकिन वो स्पेशल केसेस होते हैं। नॉर्मली जो ये मॉड्यूल वर्क कर रहा होता है ना वो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी की हैंडलिंग पे कर रहा होता है, बाकियों को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होता रहता ऐसे। खुद देखो ना कोई सर्किट है, उस सर्किट की सिर्फ इतनी अहलियत है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ कर सकता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। तो बाकी चीजों को फॉर द टाइम बीइंग थ्योरेटिकली तो उसको फिक्स करके रख देगा थ्योरेटिकली ताकि आप बाकी चीजों में ना हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली तो कोई सिग्नल है वापडा से वो मॉड्यूल चल रहा है, वापडा में वो स्पाइक ज्यादा आ गई है, बिजली का करंट ज्यादा आ गया है तो आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा आ गया तो उसको क्या करेगा? प्रैक्टिकली ये चीजें थोड़ी सी हम नहीं वो निकल जाते, थ्योरेटिकली मतलब किताबें यहाँ कहती हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये बेटा सारी की सारी को